हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ओशन और कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित 1912 में आई अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझा था। अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए जो सफिशिएंट रिक्वायर्ड फोर्स है वो कहां से आता है। हालांकि अल्फ्रेड वेगनर ने पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स का जिक्र किया था, लेकिन समकालीन साइंटिस्ट इस बात से संतुष्ट नहीं थे। अब हम इसके आगे की बात समझेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई नए तरीके के एविडेंस सामने आए। स्पेशली ओशन फ्लोर मैपिंग से मिली इंफॉर्मेशन ने ओशन और कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में और भी हेल्प करी। इसके अलावा 1930 में आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया। आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था। वेगनर ने जो फोर्स बताए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, विद्वान लोग इससे सहमत नहीं थे। इसके अलावा अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यह भी स्पष्ट नहीं था कि जो ये प्लेट की मूवमेंट हो रही है इसका डायरेक्शन क्यों ऐसा है। खैर, ये सब जानने के लिए आर्थर होम्स की 1930 में आई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्थर होम्स के अनुसार अर्थ के इंटरनल पार्ट मेंटल में कन्वेक्शनल करंट फ्लो होती है, क्योंकि मेंटल वाले भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसके कारण थर्मल वेरिएशन आता है जो कन्वेक्शनल करंट को जनरेट करता है। आइए एक बार कन्वेक्शनल करंट रिवाइज करवा देता हूं, समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। आपने साइंस में पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर मेनली 3 तरीकों से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर मेथड ही है जो सॉलिड में काम नहीं करता, केवल फ्लूइड, लिक्विड और गैस आप कह सकते हैं इनमें काम करता है। सॉलिड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल इजीली मूव नहीं करते, लेकिन लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव कर जाते हैं और साथ में एनर्जी का फ्लो भी करते हैं। कन्वेक्शन भी 2 प्रकार का होता है, एक को नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं और दूसरे को फोर्स्ड कन्वेक्शन। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, फिर भी एक एग्जांपल आप देख लीजिए नेचुरल कन्वेक्शन का। मान लो एक बर्तन में पानी गर्म करना है, तो जो डायरेक्ट हीट है वो बर्तन के निचले भाग पर लगेगी, तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे लिक्विड के वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने से डेंसिटी डिफरेंस पैदा होगा। ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, गर्म की कम। अब यहाँ बर्तन में नीचे वाले पानी की डेंसिटी कम और ऊपर वाले की ज्यादा, तो ज्यादा डेंसिटी वाले पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो साथ में हीट भी कंटेन करके ले जाएगा। तो ऐसे हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहा जाता है। ये कन्वेक्शन की प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। ये रही डेफिनेशन कन्वेक्शन की, इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। चलो वापस अपने मेन टॉपिक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पर आते हैं। ये थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे समझेंगे। इस थ्योरी के हिसाब से मेंटल यानी अर्थ की गहराई में 100 से 2900 किलोमीटर के बीच रेडियो एक्टिव केमिकल्स हीट जनरेट करता है, जिसके कारण एस्थेनोस्फेयर वाले भाग में मोल्टेन मैग्मा क्रिएट होता है और इसमें टेम्परेचर डेंसिटी डिफरेंस के कारण कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो जाती है और ये मैग्मा लिथोस्फेयर को तोड़कर बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है। यहाँ असेंडिंग कॉलम है, यहाँ डिसेंडिंग कॉलम है। फिगर में देखिए, यहाँ एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्शनल करंट को दिखाया गया है। यहाँ इस पॉइंट पर मैग्मा लिथोस्फेयर से टकराकर डाइवर्ज यानी अलग हो रहा है, जिस कारण इस हिस्से के ऊपरी भाग में जो प्लेट है क्रस्ट पर, वो भी डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। जब क्रिस्टल ब्लॉक दूर जाएंगे तो मैग्मा सरफेस पर आना शुरू होगा और लावा कहलाएगा और इसके कारण मिड ओशियानिक रिज का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज और इधर ईस्ट अफ्रीका का ये भाग। यहाँ एक लाइन से आपको कई लेक दिख जाएंगे, ये रिफ्ट बन रही है।
इन सब को कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे देखो, यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट कन्वर्ज हो रही है, डिसेंडिंग कॉलम बन रहा है, तो इसके ऊपर का क्रिस्टल ब्लॉक धीरे धीरे एस्ट्रोनोस्फेयर में समा जाएगा और वहां जाकर मेल्ट होकर के मैग्मा बन जाएगा और ऊपर सरफेस पर जियोसिंक्लाइन और सी क्लोजर दिखेगा, जिसके कारण आइसलैंड आर्क, माउंटेन आदि का निर्माण होगा। कन्वेक्शनल करंट एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है टेक्टोनिक प्लेट के लिए। लिथोस्फेयर के मटेरियल में कन्वेक्शनल करंट के कारण जो टोटल चेंज होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट क्लोज्ड नेचर की होती है। जैसे जितना मैग्मा बाहर आएगा उतने माउंटेन बनेंगे, तो उतना ही मटेरियल सरफेस से सबसाइड हो जाएगा, डिप्रेशन बनेगा। सीधी बात, अगर कहीं माउंटेन बनेगा तो कहीं न कहीं खाई या फिर सी फॉर्मेशन होगा। खैर चलिए, ये तो थी आर्थर होम की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने कई जियोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों और कैसे होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन किया, इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आते हैं, इसे भी एक्सप्लेन किया। लगभग 90 साल पहले आई ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। हालांकि इस थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म है, जिस कारण हमें उसे भी जान लेना ठीक रहेगा। पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि ये थ्योरी इस बात पर निर्भर करती है कि मेंटल में जो हीट जनरेशन हो रहा है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण हो रहा है। बट कई साइंटिस्ट ने यही क्वेश्चन उठाया कि क्या कन्वेक्शनल करंट के होने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है उतने हीट जनरेशन के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल अवेलेबल हैं? दूसरा, अगर कन्वेक्शनल करंट क्रस्ट से टकरा रही है तो इसकी हीट क्रस्ट में भी कंडेंस होगी और ऐसा होगा तो हीट लॉस होगा जो करंट को कमजोर कर देगा, जिस कारण कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे जो करंट का हॉरिजॉन्टल फ्लो है वो संदिग्ध लगने लगता है। मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो कैसे होगा अगर हीट ही कम हो गई, और अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं होगा तो कन्वर्जेंट मूवमेंट भी नहीं होगी। मतलब ये यहाँ पर जो डिसेंडिंग कॉलम है वो नहीं बनेगा, फिर तो माउंटेन भी नहीं बनेंगे। इस थ्योरी का आज दिन तक कोई डायरेक्ट एविडेंस साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए हैं, मे बी फ्यूचर में ढूंढ लें। खैर, इन सब के बाद भी ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही मुझे भी आज्ञा दें। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद।